वापस एक बार मराठी को लेके आपने जो डेडलाइन दी थी वो 15 अगस्त तक की थी। क्या कुछ नए नियम में बदलाव आए हैं? नया नियम किस तरीके से उसकी अमलबजावनी की जाएगी, किस तरीके से उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होगा? नहीं, 1989 में राज्य सरकार ने ये नियम बनाया था कि महाराष्ट्र में अगर कोई रिक्शा चालक या टैक्सी चालक हमारे लाइसेंस लेता है, वो बैज लेता है, तो उसको मराठी जो लोकल लैंग्वेज है प्रवासियों के साथ संवाद करते वक्त आनी चाहिए, और उतनी आनी चाहिए जितनी की जरूरत है। प्रवासी और टैक्सी और रिक्शा चालकों का संवाद सीधी तरीके से होना चाहिए। और इसका कारण यह है कि बहुत सारे प्रवासियों में और रिक्शा और टैक्सी चालकों में झगड़े होते थे, पुलिस को दखल देनी पड़ती थी, एफआईआर दाखिल हो गए, और उस माध्यम से इस डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गए। तो मैंने उसको अमल जो है वो करने के लिए हमारे जब भी अधिकारियों को बोला, तो बहुत सारे रिक्शा टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती थी। हालांकि हम जब भी बैच देते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, तभी जो हमारा एफिडेविट रहता है उसमें तो वो फॉर्म रहता है, वो भर के देते हैं, साइन किया हुआ रहता है सभी लोगों का कि हम जो मराठी टेम्पररी मराठी जो होती है प्रवासियों के साथ संवाद करते वक्त, वो हम करेंगे। और उसके बाद में वो लोग लाइसेंस लेते थे, मगर अमल नहीं होता था। तो हमने अमल करने की कोशिश की, इसलिए ये सब बातें सामने आई। फिर भी हमने कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के जो साहित्यिक लोग हैं उनसे कहा कि मराठी सिखाना पड़ेगा इन सभी मराठी लोगों को। तो उन्होंने 1 मई से लेके 15 अगस्त तक का हमें टाइम मांगा, और उस वक्त में हमने सभी लोगों को सिखाने की कोशिश की। और गर्व की बात है कि 1,35,000 से ज्यादा रिक्शा और टैक्सी चालकों ने हमारे पास अपना नाम दिया। करीबन 1,10,000 लोगों को आज तक मैं सिखा पाया। शायद और 4-5 दिन में बहुत बड़े पैमाने पे और भी लोग आएंगे। और वो तो क्या टेम्पररी सीखने का थोड़ा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, सीखते हैं और अपनी भाषा में मराठी बोलने की कोशिश करते हैं, और बेचारे करते भी है। तो अच्छी बात है। हमें क्या, किसी को जो उनका रोजगार है उसे खत्म नहीं करना है, हमें भी मराठी लोगों के साथ व्यवहार रखना ही है। मगर ये महाराष्ट्र है, और मराठी अगर किसी को आती नहीं रहेगी और यहाँ पे अगर वो व्यवसाय करता रहेगा तो ये गलत होगा। इसलिए ये नियम है, उसमें भी हमने बदलाव किया है। आज ही वो उसका जीआर भी हम लोग पब्लिश करें, ताकि जो भी अगर इतना होने के बावजूद भी अगर मराठी में संवाद नहीं करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। उसके लाइसेंस उसको रद्द कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो रिन्यू करने को आते हैं परमिट, वो परमिट हमको रद्द करना पड़ेगा। मगर वो नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम भी आज भी कहते, आइए हम आपको मराठी की पाठशाला हम ले रहे हैं, वो एक पाठशाला में ज्वाइन हो जाइए, मराठी सीखिए और अपना कारोबार कर लीजिए। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में भी महाराष्ट्र में बदलाव किए गए हैं। क्या उस बदलाव के कारण इस पूरे रूल का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से होगा, और जो लोग जानबूझ के मराठी नहीं बात करें क्या उन पे भी रुकाव लगाया जाएगा? देखिए, प्यार से अगर कोई संवाद करता है तो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की परंपरा बहुत ही अच्छा है। ये मुंबई है, मुंबई ने पूरे दुनिया को एक व्यवसाय का अलग सबक सिखाया है, और हम भी यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पूरे देश से लोग आए, हमारा व्यवसाय करे, व्यापार करे, देश की उन्नति करे, राज्य की उन्नति करे और अपने भी पेट पाले। तो हम खुश है कि राज्य के देश के अलग अलग विभागों से हमारे मुंबई में लोग रोजी रोटी के लिए आए। हम पिछले कई सालों से उनका स्वागत करें। मगर कुछ अगर मगरूरी करेंगे, कुछ अगर कहेंगे नहीं जो करना है वो मराठी लोगों को करने दो, हम तो मराठी नहीं बोलेंगे, ये नहीं चलेगा। हम देश के अगर कर्नाटका में जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, केरला में जाते हैं, तो वो लोग अपने लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही प्यार करते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं। आप अगर उनके साथ हिंदी में बात करते हो या इंग्लिश में बात करते हो तो नहीं करेंगे, वो उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं।
जागतिक अगर लेवल पे आप जाएंगे तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये कंट्रीज में भी अपने लैंग्वेज के ऊपर बहुत प्यार है। वो लोग इंग्लिश में भी आपके साथ बात नहीं करेंगे। तो ये सब होने के बावजूद हम अगर महाराष्ट्र में हमारे लैंग्वेज के ऊपर प्यार करेंगे, जो अभिजात भाषा हमारी है पूरे दुनिया में, वो भाषा के ऊपर हम प्यार नहीं करेंगे। और हम अगर प्यार करते तो प्यार का तिरस्कार करने वाले लोग अगर महाराष्ट्र में रहेंगे, अपना व्यापार करेंगे और बोलेंगे नहीं हम बोलेंगे नहीं, जो आपको करना है वो करा, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। आप अगर मराठी के ऊपर प्यार नहीं करते रहेंगे तो आप महाराष्ट्र के ऊपर प्यार नहीं कर रहे हो, और इसलिए हमें कानूनन आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल करना पड़ेगा। आप अगर परमिट आपको मिली है तो परमिट भी हमको कैंसिल करना पड़ेगा। मगर फिर भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए, हमारा कहना है, क्योंकि रोजी रोटी से किसी के भी अपने पेट पाने से हम लोग गलत बर्ताव नहीं करना चाहते। हम प्यार करना चाहते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा मराठी आपको सिखाना चाहते हैं, उतना ही मराठी जो प्रवासियों के साथ संवाद आप कर सके। ओला, उबर जैसे कई सारे एप्लीकेशन है जहां से लोग व्हीकल बुकिंग करते हैं, क्या उनके लिए नियमों में कुछ बदल हमें आने वाले समय में नजर आएगा? किस तरीके से सख्ती उनके साथ बरती जाएगी? देखिए, हमने एग्रीगेटर पॉलिसी अभी रखी है। ओला है, उबेर है, रैपिडो है, और अभी भारत टैक्सी का लॉन्च हो गया है। देवदत्त टैक्सी ने हमारे से परमिशन ले ली है। एसटी महामंडल के साथ छावा राइड है, उनको हम परमिशन अभी देने जा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे प्रवासी को लेके जो कंपनियां हैं, ये भविष्य में हमारे पास परमिशन मांग रहे हैं। अभी तक इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, मगर अभी ग्राहकों का हित देखते हुए हमने बहुत सारी पॉलिसी में चेंजेस किए, और इस चेंजेस के अनुसार ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये हमने रूल बनाए, और रूल के हिसाब से सबको काम पर करना पड़ेगा। अगर किसी ड्राइवर के द्वारा मराठी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा, कॉन्सिक्वेंसेज उसके दौरान शुरू हो गए, तो क्या परमिट कैंसिलेशन ये एक ही ऑप्शन रहेगा या नहीं, ऑप्शन तो बहुत है। पहले तो ऐसा है कि पहले देखेंगे हम, अगर वो हमारे से व्यवहारिक मराठी में अगर बात नहीं करता है हमारे आरटीओ के लोगों के साथ, उनकी अगर उनको पकड़ा जाएगा तो उनके साथ मराठी में बात की जाएगी। अगर मराठी बात जितना व्यवहारिक ज्ञान है उनको अगर नहीं आता है तो पहले बार उनको नोटिस दिया जाएगा, 3 महीने की मोहलत दी जाएगी। 3 महीने में फिर अगर वो मराठी में बात नहीं कर पाया तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। उतना ही नहीं बल्कि उसका बैच भी कैंसिल किया जाएगा। फिर अगर वो उसका जो परमिट है वो हर साल रिन्यू करना पड़ता है, वो रिन्यू करने के लिए आएगा, और फिर भी उसको मराठी का नॉलेज नहीं होगा, बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए वो अगर नहीं होगा तो उसका परमिट भी कैंसिल होगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज हम लेते हैं। आज भी हमने मोहलत दी थी, मगर वो मोहलत हम कानून के दायरे में रखते हुए दी है। कल भी हम मोहलत देंगे, मगर फिर भी अगर कोई मगरूरी करेगा तो हमको आखिरी जो निशाना है वो परमिट कैंसिल करने का, वो सोल्यूशन भी हमने हमारे कानून के हिसाब से हमारे आरटीओ के अधिकारियों को दे के रखा है। 15 अगस्त को कुछ ही दिन बाकी है, क्या 15 अगस्त के बाद महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट का पूरा सिचुएशन जो है वो बदल जाएगा? क्या महत्वपूर्ण बदलाव हमें नजर? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि वो नौबत मेरे ऊपर आनी नहीं चाहिए, हमारे आरटीओ के अधिकारियों के ऊपर आना नहीं चाहिए, क्योंकि 1,35,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे पास फॉर्म भर के दिया है। हम सर्टिफिकेट भी जो है कोंकण मराठी साहित्य परिषद, वो अभी तक 1,10,000 उन्होंने बनाए हैं, शायद 4 दिन में और भी ज्यादा बन जाएंगे। मेरा दिल से ये कहना है कि हम रोजी रोटी किसी का छीनने का हमको किसी ने हक नहीं दिया। हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप आइए, पैसा कमाइए, व्यवसाय कीजिए, मेहनत कीजिए, मगर मराठी के ऊपर प्यार कीजिए। मराठी संस्कृति को जैसे हम लोग उसका प्यार रखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह से आपको भी देना चाहिए। अच्छा, E20 को लेकर कई दिनों से बहस जो है वो चल रही है, सदन में भी इस मामले पे चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र के कई सारे जो रेड एसटी बसेस है, क्या उस पर उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है? क्या कुछ कहना है लोकल लेवल पे जो आपके एसटी डिपो से वहां का? देखिए, महाराष्ट्र के एसटी डिपार्टमेंट में करीबन 14,000 से ज्यादा एसटी की बसेस हैं। हम 2047 में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ईवी व्हीकल के पॉलिसी के हिसाब से मोहलत दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 2047 तक महाराष्ट्र की बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो ईवी में उसका परिवर्तन होना चाहिए। हमने तो 2036 का टारगेट रखा है कि हमारी जो बसेस है करीबन 20,000 बसेस हमारे पास खुद के पास 2036 तक हो जाएगी, और तब तक हमने जो हिसाब से हम
अलग अलग कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं और ईवी व्हीकल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। वो हिसाब से 2036 में ही हमारी एसटी कॉरपोरेशन की पूरी बसें जो है वो ईवी में उसका परिवर्तित हम लोग उसको करेंगे। कई जगहों पे चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए भी ये हकीकत है, क्योंकि ईवी व्हीकल्स को आप अगर आगे लेके आना चाहते हैं तो चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है। आज भी ईवी व्हीकल्स रास्ते पे नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि जैसे पेट्रोल पंप हर जगह पे आपको दिखता है, डीजल पंप दिखता है, वैसे ईवी के चार्जिंग स्टेशंस आपको दिखते नहीं है। हमने पहले ये कहा कि ठीक है, गाड़ियां तो हम लेंगे मगर चार्जिंग स्टेशन हमारे खुद के होने चाहिए। आज भी हम ओलेटो जैसे कंपनियों को जो गाड़ियां उनके पास से ली है तो चार्जिंग स्टेशन बनाए है। टाटा के आगे अगर हम गाड़ियां ले रहे तो टाटा के चार्जिंग स्टेशन के लिए हमने उनके साथ बात करना चालू कर दिया है। हम हमारे जो एसटी के डेपो है, एसटी के जो बस स्टॉप्स है, वहां के कुछ पोर्शन हम ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए दे रहे हैं। पहले फेज में हम करीबन 110-120 के आसपास चार्जिंग स्टेशन करेंगे और उस चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से एसटी डेपो और एसटी के जो भी लोग हैं उनको तो चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करके देंगे, मगर हमारा जो बचा हुआ वक्त है वो हम पीपीपी मॉडल पे वो कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक के लिए भी हम ओपन कर देंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल्स लें और उन्हें पता चले कि जहां जहां पे एसटी की जगह है, जहां पे एसटी की डेपो है, एसटी का स्टैंड है, वहां पे चार्जिंग स्टेशन की सुविधा है तो हम वहां पे जाके गाड़ियां चार्ज कर सके। तो ये ज्यादा से ज्यादा विस्तार हम महाराष्ट्र के पूरे कोने में एसटी के जगह के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध करके दे रहे हैं। सर, साथ ही साथ मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र की कई जगहों पे रस्तों की स्थिति ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। कई जगहों पे पॉटहोल्स है, एक्सीडेंट्स उसके कारण बढ़ रहे हैं। कई जगहों पे जो मरम्मत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो क्या जिस तरीके से कंप्लेंट्स कॉमन मैन के थ्रू आ रही है, क्या आपके चालक जो है, ड्राइवर जो है, उनको भी दिक्कत आ रही है? नहीं, ये हकीकत है। देखिए, बरसात का जो सीजन होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में हर साल ये पॉटहोल्स के कारण कंप्लेंट्स आती रहती है। प्राइवेट व्हीकल को तो आती है, उसके वजह से एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से लोगों को जाने भी जाती है, ये हकीकत है। और उसी तरह से एसटी के ड्राइवर्स की भी कंप्लेंट्स इस पॉटहोल्स के बारे में रहती है। बहुत सारे एसटीज बंद गिर जाते हैं, बहुत सारी जगह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी जगह पे देरी से एसटियां पहुंचती है क्योंकि उसकी वजह से टाइमिंग मैच नहीं कर पाते हैं। मगर अभी हर साल इसी तरह का रोना है, एक न एक दिन इसके ऊपर तो परमानेंट सॉल्यूशन आना चाहिए। और राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर और हमारे बहुत ही सरकार उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर के हम ब्लैकलिस्टेड हम लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को किया भी है। क्यों हर साल का ये रोना, ये 3 महीने में अगर कंप्लेंट हमेशा आती रहेगी तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर लोगों की वजह से ये तकलीफें आती है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोकण के लिए जाने वाले जो लोग हैं, गणेशोत्सव के समय में बहुत ज्यादा बसेस की मांग जो होती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस समय में ज्यादा बसेस की मांग करती है, लेकिन रस्तों की हालत बहुत खराब है। लगभग गणेशोत्सव के लिए किस तरीके से पूरा नियोजन रहेगा? नहीं, नियोजन तो हम हर साल करते हैं क्योंकि एससी के ऊपर प्यार करने वाले कोकणवासी है, उनकी मांगे रहती है। क्योंकि मुंबई के बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो गणेशोत्सव के दौरान कोकण में जाते हैं। इस साल 5200 बसेस की व्यवस्था हमने की है और पिछले साल 5000 ही थे, अभी 200 से ज्यादा बसेस हमने ये साल बढ़ाई है और उस माध्यम से हम कोकण वासियों को एसटी की सेवा दे देंगे। मगर उसके साथ साथ हमने जो हमारी फैसिलिटी जो है हमारे लोगों को कि हमारे लाडली बहन है उनको 50% उसमें प्रवास की हमने सुविधाएं उपलब्ध करके दी है। साथ ही में जो 75 प्लस के लोग हैं उनको मुफ्त प्रवास की सुविधाएं उपलब्ध करके दी है। हमारे विद्यार्थी है, अपंग है, उनके लिए भी सुविधा है। तो जो राज्य की सुविधाएं जो हमारे प्रवासियों को है वो कायम रखते हुए हमने ये 200 बसेस बढ़ाई है। तो 5200 बसेस के माध्यम से कोकण वासियों की गणेशोत्सव के लिए हम सेवा कर पाएंगे। सर, शिवसेना हमेशा ही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के थॉट्स पे चलते आ रही है और उन्होंने मराठी को लेके हमेशा जिस तरीके से सख्ती बरती है या फिर मराठी में ही बोलना चाहिए, इसको लेके कई बार तो संघर्ष भी उन्होंने किया हुआ नजर आ रहा था। आप इस पूरे डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, आने वाले समय में किस तरीके से डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा, मराठी के लिए
किस तरीके से आपका विजन रहेगा? नहीं, संघर्ष तो होता ही है। अभी हमने भी ये जो सख्ती चालू की है उसकी वजह से संघर्ष तो हमारा जारी है। बहुत सारे हिंदी भाषिकों ने उसको विरोध किया था, बहुत सारे संगठनों ने सबसे पहले तो नहीं हम गांव छोड़ के जाते हैं, मुंबई छोड़ के जाते हैं वगैरह ये भी ऐलान किया। वो पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने बातें की थी, मगर जब भी उनको बुलाया, समझाया, कुछ यूनियन लीडर से हमारे पास आए तो उनको हमने जो कानून था, कानून का जो क्या हमारा कहना है, क्या हमारा मतलब है वो बताया। क्योंकि हमने इतना ही कहा कि प्रवासियों के साथ संवाद करने का ही उतना ही मराठी आना चाहिए, ना कि घर पे जाके वो अपने बीवी बच्चों और परिवार के साथ में मराठी में बात कर सके। उतनी जो 15-20 लफ्ज है, वो अल्फाज है, वो उनके मुंह से आनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना था। तो वो गलत नहीं था, वो भी समझ लिए। उन्होंने मोहलत मांगी थी हमें 3 महीने की, हमने मोहलत दी उसको, उनको 3.5 महीने की, यानी 1 मई से लेके 15 अगस्त तक की वो मोहलत थी। तो हमने मोहलत दे दी और मोहलत देने के बाद में बहुत सारे यूनियन लीडर में से लोगों ने मराठी सिखाया उनके सदस्यों को बहुत अच्छी तरह से। अभी तक तो माहौल है, मगर अभी भी कुछ लोग वक्त मांग रहे हैं कि नहीं हमको और 3 महीने का मुदत दो और 100 दिन का मोहलत दो। अरे 1989 का ये रूल है, अगर सब आपने 36 साल में अगर मराठी नहीं सीखा तो 100 दिन में क्या सीखोगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई तो हमने करना तय कर दिया है। आप अगर नहीं सीख पाए हो तो उसे हम क्या करेंगे। तो कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने तैयार रहना चाहिए। हमारा आज भी यही कहना है कि हम सख्ती नहीं पेश करेंगे, अभी भी वक्त है, आप मराठी सीख लो, उतना ही मराठी जो प्रवासियों के साथ संवाद कर पाओगे। 15 अगस्त के बाद क्या डेट एक्सटेंशन होने की संभावना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं वही आपको कहता हूँ कि 36 साल में जो नहीं सीख पाए वो 100 दिन में क्या, 100 दिन के बाद में वो फिर कहेंगे अभी और मोहलत दो। तो ये मोहलत देने का वक्त अभी निकल गया। अभी कानूनी कार्रवाई के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। फिर भी हमारा कहना है कि सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे। हमारा यही कहना है, आप आइए महाराष्ट्र में, इस मुंबई में व्यवसाय कीजिए, रोजगार कीजिए, पैसा कमाइए, पेट पानी के लिए आप आए हो। हमें भी आपकी जरूरत है, जैसे आपको हमारी जरूरत है। हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें प्यार से मराठी सिखाना है। सर, थोड़े अलग पॉलिटिकल सवाल। उसमें आज अगर हम देखें तो शिवसेना पार्टी को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो चालू है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से गुवाहाटी में जाके ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ था, लोगों का बहुमत जो है वो आपको मिल ही चुका है, ये जो लीगल मैटर है उसमें भी क्या आगे वाला मोड़ रखेगा? नहीं, पहली बात तो ये है, पिछले कई दिनों से कपिल सिब्बल जी उबाडा के बारे में बहुत सारी बातें कोर्ट में कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। हमारी जो बातें हैं वो हमने जो इलेक्शन कमीशन है उनके सामने रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने जो शिवसेना ये 4 अक्षर है वो भी हमारे नेता एकनाथ शिंदे के पास सौंप दिया है, और साथ ही में जो शिवसेना का धनुष्यबाण सिंबल है वो भी हमारे पास दिए। इसका मतलब ये है कि खाली विधायक हमारे पास में नहीं थे, बल्कि सांसद भी हमारे पास थे, बल्कि लोग जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे पास थे, और इसलिए उन्होंने हमारे पास पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम दे दिया। उसके बाद में फिर विधानसभा का इलेक्शन हो गया, विधानसभा का इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया। वो दोनों इलेक्शन में लोगों ने हमें वोट मतदान किया, हमारे ज्यादा विधायक चुन के आए, हमारे ज्यादा सांसद चुन के आए। बहुत सारे उनके साथ जो सांसद थे वो भी हमारे पार्टी में अभी शामिल हो गए। 13 सांसद हमारे हो गए, 60 से ज्यादा हमारे विधायक इस राज्य में है। तो ये बात उतनी ही सही है कि शिवसेना आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो देन थी, और उस शिवसेना को चलाने का काम एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। इसलिए हमारा तो दावा है कि ये पार्टी भी हमारी है, ये सिंबल भी हमारा है। मगर आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट अंतिम जो निर्णय देता है वो निर्णय हमें मंजूर होगा, क्योंकि जो सच है, सच्चाई का निर्णय तो उनके माध्यम से सभी लोगों को मिलेगा।